वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि साउथ के सुपरस्टार विजय की अगली मूवी का नाम है लियो, और साउथ इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि लियो मूवी इस मूवी की कहानी की रीमेक है। लेकिन ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी, तो अब देखते हैं कि इसका रीमेक बनाना सही है या नहीं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने परिवार के साथ नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दुनिया के बड़े से बड़े गैंगस्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं और ये आदमी अपने परिवार के लिए खून की नदियां बहा देता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग एक होटल के आगे खड़े हैं। इनका नाम लेलैंड और विलियम है। लेलैंड विलियम से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब विलियम पूछता है कि भाई इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया। वो कहता है कि अंदर एक आदमी था, मुझे उससे भी लड़ना पड़ा। फिर कार में बैठने पर लेलैंड पीने के लिए पानी मांगता है, तो विलियम उसे पानी का जार देता है जो कि खाली है। लेकिन लेलैंड को ये मजाक जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो वो होटल के अंदर लगे हुए वाटर कूलर से पानी लेने के लिए जाता है। अब विलियम जैसे ही होटल के अंदर जाता है तो देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है। होटल का मैनेजर और उसकी बीवी मरी हुई जमीन पर पड़े हुए हैं। विलियम बड़े ही आराम से बिना किसी चीज की परवाह किए कूलर से पानी भरने लगता है, और इससे हम समझ जाते हैं कि ये दोनों आदमी किलर्स हैं जो ट्रेवल करते समय अपने रास्ते में आने वाली सभी शॉप्स और होटल में रहने वाले लोगों को मारकर उन्हें पूरी तरह लूट लेते हैं और एक भी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ते। जब विलियम जार में पानी भर रहा होता है तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। वो देखता है कि सामने के दरवाजे से एक बच्ची बाहर निकलती है जो कि उसी मैनेजर की बेटी है। ये लड़की अपने पेरेंट्स को खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ देखकर डर के मारे रोने लग जाती है। फिर विलियम उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जब ये लड़की शांत नहीं होती तो विलियम अपने गन निकालकर उससे भी उड़ा देता है। इसके बाद हम अगले सीन में टॉम स्टॉल नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला फैमिली मैन है और वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश है। टॉम की वाइफ का नाम एडी है जो कि पेशे से एक लॉयर है। टॉम के दो बच्चे हैं, लड़के का नाम जैक जो कि 16 साल का है और छोटी बच्ची है जिसका नाम है सारा। टॉम और उसकी वाइफ एडी एक दूसरे से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे टॉम का इस शहर में एक छोटा सा डिनर रेस्टोरेंट भी है और वो हर दिन इस तरह अपने रेस्टोरेंट में जाता है। और वो हर दिन की तरह जब अपने रेस्टोरेंट में जाता है तो हम देखते हैं कि उसका स्टाफ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। टॉम भी उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है और दोनों में इक्वल रिस्पेक्ट नजर आती है। उधर दूसरी ओर देखते हैं तो जैक अपने कॉलेज में बेसबॉल खेल रहा होता है और कॉलेज का सबसे बुरा लड़का बॉबी बैटिंग करने के लिए आता है। बॉबी जोर से शॉट मारता है और गेंद कुछ देर तक हवा में रहती है। अब बॉबी और उसकी पूरी टीम को लगता है कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि जैक इस गेंद को पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इस गेंद को कैच कर लेता है जिससे बॉबी की टीम हार जाती है और इससे आता है बॉबी को बहुत गुस्सा और वो अपने दोस्तों को लेकर चेंजिंग रूम में जैक के पास जाता है। उसे लड़ने के लिए उकसाता है लेकिन जैक उससे लड़ना नहीं चाहता। फिर बॉबी उसे गंदी गंदी गालियां देकर सबके सामने उसकी इंसल्ट करता है, पर जैक का मजाक के अंदाज का आदमी है तो वो उसको मजाक में बदल देता है जिससे सभी बॉबी के ऊपर हंसने लगते हैं। अब बॉबी अपनी इंसल्ट देखकर गुस्से में चला जाता है। इधर रेस्टोरेंट बंद करने के बाद टॉम अपनी वाइफ एडी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब रात में बॉबी अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा होता है तो उसे सड़क के दूसरी तरफ जैक दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ होता है। और अब बॉबी डिसाइड करता है कि आज वो जैक से अपना बदला जरूर लेगा। फिर जब वो सड़क पार कर रहा होता है तो उसके सामने एक ट्रक आता है जिसे ड्राइव करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेलैंड और विलियम होते हैं। विलियम की आंखों को देखकर बॉबी की हालत खराब हो जाती है और वो बिना कोई हंगामा किए उन्हें जाने देता है। रास्ते में जाते समय लेलैंड विलियम को बताता है कि ये शहर बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं इस शहर के हर इंसान से नफरत करता हूँ। फिर ये दोनों इसी तरह घूमते हुए जाते हैं तो सीधे टॉम के डिनर रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं जो थोड़ी देर में बंद होने वाला है। टॉम अपने स्टाफ के साथ डिनर की सफाई कर रहा होता है और वहां आखिरी के दो कस्टमर ही बैठे होते हैं। फिर वो दोनों टॉम के डिनर में एंटर करने के बाद उसे कॉफी ऑर्डर करते हैं। टॉम उन्हें पोलाइटली समझाता है कि देखिए हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया है इसलिए हम अभी कुछ सर्व नहीं कर सकते। अब ये सुनकर लेलैंड ऊंची आवाज में टॉम पर चिल्लाता है। टॉम भी एक ही बार में समझ जाता है कि ये लोग किलर्स हैं और वो नहीं चाहता कि उसके डिनर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए वो चुपचाप उनके लिए कॉफी बनाने लग जाता है और सेफ्टी रीजंस की वजह से अपने फैमिली स्टाफ मेंबर को घर जाने के लिए कहता है जिसका नाम शिलिन होता है। लेकिन जब शिलिन बाहर जाने लगती है तभी विलियम उसका हाथ पकड़ लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो शिलिन को चेयर पर बैठाकर उससे गंदे तरीके से प्राइवेट पार्ट्स पर टच करता है। टॉम कहता है कि अगर आपको ये सब करके हमारे डिनर को लूटना है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे पास बहुत कम पैसे हैं और आप उसको लेकर जा सकते हैं। लेलैंड कहता है कि पैसे तो मैं लेकर जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी आंखों में डर देखना चाहता हूँ।
इतना कहकर लेलैंड अपनी गन निकालता है और विलियम को कहता है कि शिलिन को मार दो। विलियम जैसे ही शिलिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो टॉम मौका देखकर गर्मा गर्म कॉफी से भरा बाजार लेलैंड के मुंह पर मार देता है, जिससे लेलैंड नीचे गिरता है। फिर टॉम कूदकर काउंटर से बाहर आता है। अब ये देखकर विलियम उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन टॉम टेबल के पीछे छिपकर लेलैंड की बंदूक से विलियम को 5-6 गोलियां मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं लेलैंड अब गुस्से में चाकू को टॉम के पैर पर मार देता है और टॉम बिना कुछ सोचे समझे उसके सर में सीधे गोली मार देता है, जिसकी भी मौत हो जाती है। डिनर में मौजूद स्टाफ मेंबर्स और दोनों कस्टमर्स ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं कि टॉम जैसा एक साधारण इंसान इतनी बहादुरी से मार भी सकता है। पैर पर जख्म लगने के कारण टॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तब तक डिनर में हुए इस इंसिडेंट की न्यूज चारों तरफ फैल चुकी होती है। सभी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में बस टॉम का नाम छाया होता है। अब टॉम को लोग इस शहर का हीरो कहकर बुलाते हैं, लेकिन खुद टॉम को अपनी पब्लिसिटी में ज्यादा खुशी नजर नहीं आती। उसके बाद जब टॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो हॉस्पिटल के बाहर शहर के बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर जब वो घर आता है तो न्यूज रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉम ये करने से मना कर देता है और कहता है कि देखो मैं कोई हीरो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया। इतना कहकर टॉम न्यूज रिपोर्टर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। जैक बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके फादर की वजह से आज सभी न्यूज चैनल उसके घर पर हैं, उनकी बातें हो रही है। लेकिन टॉम को अपनी पॉपुलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जल्द से जल्द अपने काम पर जाना चाहता है। अब एडी नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर एक ब्लैक सेडान कई घंटों से पार्क है। टॉम को लगता है कि ये मीडिया वाले होंगे, इसलिए वो उन्हें अवॉइड करने के लिए घर से बाहर नहीं जाता। अब कुछ दिन के बाद जब टॉम अपने डिनर पर जाता है तो शहर के सभी लोग अपने लोकल हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और खाना खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। टॉम इतने ज्यादा कस्टमर्स को देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर मैं इन्हें टाइम पर कैसे सर्व करूंगा। तभी वहां एडी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, जिसको देखकर टॉम बड़ा खुश होता है। टॉम अपना काम कर ही रहा होता है, तभी सूट पहने हुए 3 लोग डिनर के अंदर आते हैं। उन तीनों के बॉस का नाम काल होता है। वो टॉम को जोई नाम से बुलाता है और उसे कॉफी पिलाने के लिए कहता है। टॉम ही उन्हें कॉफी सर्व करके कहता है कि मेरा नाम जोई नहीं टॉम है। काल चश्मा निकालकर अपने इंजर्ड फेस और पत्थर की आंख दिखाकर कहता है अब शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन टॉम फिर भी मना करता है और कहता है कि मैं किसी जोई नाम के आदमी को नहीं जानता। इसके बाद काल अपने आदमी को लेकर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। उसके जाते ही एडी अपने शहर के लोकल शेरिफ सैम को कॉल करके उन तीनों सस्पिशियस आदमी के बारे में बताती है। फिर जब वो तीनों अपनी कार से जा रहे होते हैं तो सैम उन्हें रोकता है और उनकी आईडी चेक करके पूछता है कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो। काल बताता है कि हम तीनों ट्रैवलर्स हैं और बस कॉफी पीने के लिए यहाँ पर आए थे। ये कहकर काल बिना डरे यहाँ से आराम से चला जाता है। इसके बाद रात में सैम जाता है टॉम के घर पर और उन्हें बताता है कि मैंने उन तीनों आदमियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, जिससे मुझे पता चला है कि तीनों बड़े ही खतरनाक गैंगस्टर्स हैं और उन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, लेकिन हर बार अपने पैसों के दम पर वो जेल से छूट जाते हैं। सैम टॉम से पूछता है कि क्या तुम इन तीनों को जानते हो। टॉम बताता है कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा और हो सकता है कि ये लोग न्यूज में मेरी शक्ल को देखकर मुझे जोई समझ बैठे हों। अब सैम भी कहता है कि मुझे जोई नाम के किसी भी आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे फिलाडेल्फिया के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करने वाले जो आदमी है उसके बारे में पता चला है, जिसका नाम रिची कोसेक है और वो इन तीनों से काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इसलिए अगर तुम्हें फिर ये तीनों दिखाई दें तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। इतना कहने के बाद सैम यहाँ से चला जाता है। सैम के जाते ही एडी बहुत रोने लगती है कि हमारे ऊपर ये कौन सी मुसीबत आ गई। अगले दिन टॉम रोजाना की तरह डिनर रेस्टोरेंट चला जाता है और अपने स्टाफ के अंदर आने से पहले टेबल पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। टॉम नोटिस करता है कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर वही ब्लैक सेडान कार है और जब वो उसकी तरफ जाता है तो कार निकल जाती है। टॉम बाहर आकर अपने इंजर्ड पैर के साथ वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कार उसके घर की तरफ जा रही है। वो एडी को कॉल करके बताता है कि शॉटगन तैयार रखो। ये सुनकर एडी जल्दी से शॉटगन निकालकर उसे असेंबल कर लेती है। टॉम जैसे ही घर पहुंचता है तो वहां कोई भी नहीं होता, पर एडी डर के मारे उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वहीं जैक ये जानकर हैरान हो जाता है कि मेरे घर पर एक शॉटगन भी है। जैक टॉम से पूछता है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो। टॉम भी कहता है कि कुछ गैंगस्टर्स न्यूज में मुझे देखकर जोई समझकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये पूरा परिवार इस इंसिडेंट से बहुत डर जाता है और जब एडी सारा के साथ मॉल जाती है वो देखती है कि सारा गायब हो गई है। जब वो उसे इधर उधर ढूंढती है तो उसे सारा मिल जाती है, लेकिन काल उसके पास बैठा होता है। काल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपका हस्बैंड फिलाडेल्फिया के सबसे बड़े सिंडिकेट ऑपरेटर रिची कुसेक का छोटा भाई जोई कुसेक है
और उसने कुछ सालों पहले मेरे चेहरे की यह हालत की है। एडी उसकी बातों पर लेकिन यकीन नहीं करती और सारा को लेकर चली जाती है। उधर कॉलेज में जैक जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात नहीं करता तभी बॉबी फिर से उसको चिढ़ाने लगता है और उसके परिवार के बारे में बहुत ही बुरा भला कहते हुए उसके फादर को खूनी कहता है। ये सुनकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और अकेले ही बॉबी और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटता है, जिससे कि वो सभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इस लड़ाई की वजह से जैक को कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब ये बात टॉम को पता चलती है तो वो उसे समझाता है कि वायलेंस के बिना भी लड़ाई को सुलझाया जा सकता है बेटा। जैक भी कहता है कि आपने जो उन दोनों लोगों को गोलियां मारी थी क्या वो वायलेंस नहीं था। ये सुनकर टॉम उसे थप्पड़ मारता है और फिर जैक नाराज होकर बाहर ही चला जाता है। कुछ देर के बाद जब टॉम एडी के साथ बैठा होता है तो देखता है कि वही ब्लैक सेडान कार उसके घर की तरफ आ रही है। टॉम बिल्कुल अपनी शॉटगन लेकर गुस्से में बाहर चला जाता है। कार्ल उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो क्योंकि मुझे पता है कि तुम जोई हो, इसलिए तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। टॉम उसकी बात नहीं मानता और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी कार्ल का एक आदमी जैक को कार से बाहर निकालकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। कार्ल कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम पहले जैक को मारेंगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्ची को खत्म करेंगे और फिर तुम्हें, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी शॉटगन नीचे रखो और चुपचाप हमारे साथ चलो। टॉम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपनी गन नीचे रखकर आगे बढ़ता है तो वो लोग जैक को छोड़ देते हैं। जैसे ही जैक सेफली टॉम के पास पहुंचता है तो टॉम उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब कार्ल के कहने पर उसका एक आदमी गन पॉइंट पर टॉम को लेने के लिए जाता है, लेकिन टॉम बेहद ही तेजी से उसके हाथ तोड़कर मुंह पर इतने मुक्के मारता है कि वो मर जाता है। टॉम इसकी शॉटगन लेकर कार्ल के दूसरे आदमी को भी मार देता है, लेकिन कार्ल टॉम के कंधे पर गोली मारता है और इस तरह टॉम नीचे गिर जाता है। अब कार्ल मारने से पहले टॉम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है तो टॉम कहता है कि उस दिन मुझे तुम्हारे चेहरे के साथ तुझे भी खत्म कर देना चाहिए था। ये सुनकर कार्ल सेटिस्फेक्शन के साथ स्माइल करता है क्योंकि टॉम ने कबूल कर लिया है कि वो जोई है। अब कार्ल टॉम को शूट करने वाला होता है कि तभी पीछे से जैक उसे शॉटगन से उड़ाकर अपने फादर की जान बचा लेता है। कंधे की इंजरी के इलाज के लिए टॉम जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडी को परेशान देखकर बताता है कि मेरा रियल नाम जोई कुसैक है और मैं फिलाडेल्फिया का सबसे माहिर हिटमैन हुआ करता था, लेकिन मैंने 16 साल पहले ये सब छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत की और मैं अब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ। ये सुनकर लगता है एडी को शॉक, क्योंकि उसे लगा था कि टॉम एक नॉर्मल इंसान है। फिर जब टॉम हॉस्पिटल से बाहर आता है तो सैम उससे कुछ सवाल पूछने के लिए वहां आता है क्योंकि पूरे शहर में अफवाह फैल चुकी है कि टॉम एक पुराना गैंगस्टर है। इस पर एडी उसे बचाते हुए कहती है कि हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, इसलिए सवाल पूछकर हमें परेशान मत करो। उसकी बातों को सुनकर सैम चला जाता है। उसके जाते ही इन दोनों के बीच फिर झगड़ा होता है। एडी अब बचकर यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन टॉम उसका गला पकड़ लेता है और कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद दोनों सीढ़ियों पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एडी फिर से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद जब टॉम सो रहा होता है तो उसके पास रेचे का कॉल आता है। वो टॉम को फिलाडेल्फिया आने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर तुम फिलाडेल्फिया नहीं आए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अपने परिवार को नए खतरे से बचाने के लिए टॉम रात को ही फिलाडेल्फिया के लिए निकल जाता है और 12 घंटे ड्राइव करने के बाद आखिर वहां पहुंचकर बाहर में रिचे के एक एजेंट से मिलता है जो टॉम की पहचान करके उसे रिचे के पास लेके जाता है। इतने सालों बाद अपने भाई को देखने के बाद रिचे बहुत ही खुश होता है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने लग जाते हैं। अब रिचे बताता है कि एक समय था जब जोई मेरे साथ था तो पूरा फिलाडेल्फिया हमसे डरता था, लेकिन जब जो यहाँ से चला गया तो लोगों का डर कम हो गया। जोई ने जाने से पहले जो कुछ भी किया था उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब ये सुनने के बाद टॉम यानी कि जोई उससे कहता है आखिर इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मुझे करना क्या होगा जिससे कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर रिचे कहता है कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रिचे का आदमी टॉम के गले को वायर से चोक करने लगता है, लेकिन टॉम को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने वायर के नीचे अपना हाथ रख दिया था। फिर वो सामने की टेबल पर पैर मारकर नीचे गिराता है और उस आदमी को लात मारकर फिर वो उस आदमी से भी आराम से फ्री हो जाता है। इसी बीच रास्ते में आने वाले दूसरे आदमी को इस तरह से मारता है कि वो सीधा मर जाता है। अब रिचे अपने ड्रॉर से गन निकालकर उसे शूट करने वाला होता है कि उतनी ही देर में टॉम उसके तीनों आदमियों को मारकर कमरे से बाहर चला जाता है। टॉम ने सिर्फ अपना नाम बदला था, उसमें अभी भी हिटमैन की सारी स्किल्स हैं। अब रिचे अपने आदमियों के साथ टॉम को ढूंढने लगता है और टॉम भी उन्हें कंफ्यूज करके एक एक आदमी को खत्म कर देता है। फाइनली सबके मारे जाने के बाद उसका सामना रिचे से होता है। अब इससे पहले कि रिचे उसे कुछ कर पाता, टॉम गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। अपने पास्ट से जुड़े हुए सभी सबूत मिटाने के बाद जोई वापस अपनी फैमिली मैन के किरदार में आ जाता है, जहां उसकी फैमिली खाना बना रही होती है। सारा उसको देखते ही उसके लिए प्लेट लेके आती है।
टॉमी और एडी कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि भले ही उनके बीच का रिश्ता बदल चुका हो, लेकिन उनका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ और एडी अपने बच्चों के लिए टॉम को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। हम वहाँ पर अब आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा यूनिक कंटेंट देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।